लीम एक विशाल स्पेस साम्राज्य में एक नोबल के रूप में फिर से जन्म लेता है जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज होता है। वह यूनिवर्स को मिडिल फिंगर दिखाता है और वचन लेता है कि वह सबसे बड़ा बुरा लॉर्ड बनेगा। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके वह तबाही मचाना शुरू करता है, लेकिन जो भी बुरा काम करता है वह किसी न किसी तरह से उसी साम्राज्य के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है जिसे वह ख़त्म करना चाहता है। विलन बनना कभी इतना फ्रस्ट्रेटिंग नहीं रहा। कहानी शुरू होती है लीम के साथ, जो एक बोरिंग ज़िंदगी जीने वाला मिडिल एज्ड लूज़र है। उसकी गैर कृतज्ञ पत्नी और बेटी उसके साथ रहती हैं, जो सिर्फ लेते हैं और कभी कुछ वापस नहीं देते। फिर भी एक जिम्मेदार पति और पिता होने के नाते लीम जब भी छुट्टी ले सकता है वह अपने परिवार के साथ वक्त बिताता है। वह अपनी ड्रीम्स और पैशन को अपनी बेटी कोनामी के लिए कुर्बान कर देता है और उसे जो भी चाहिए वह खरीदता है, चाहे वह उसे अफोर्ड कर सके या नहीं। एक दिन लीम का बॉस उसे ऑफिस में बुलाता है और उसे कुछ ऐसा करने के लिए डांटता है जो उसने किया ही नहीं, लेकिन वह अपनी कंपनी के टॉक्सिक माहौल को सहन करता है ताकि वह अपने परिवार का ख्याल रख सके। उनके लिए उसका प्यार ही उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन सब कुछ तब बिखर जाता है जब उसे अपनी पत्नी मिका को एक अनजान आदमी के साथ लंच करते हुए देखता है और वह हंस रही होती है, जबकि उसे कोनामी के साथ स्पोर्ट्स क्लब में होना चाहिए था। लीम उस वक्त मिका से कुछ नहीं कहता और बाद में घर लौटकर उससे पूछता है कि उसका दिन स्पोर्ट्स क्लब में कैसे बीता। मिका और कोनामी दोनों एक दूसरे की बात का समर्थन करती हैं, तो लीम इसे भूल जाता है। सोचता है कि शायद उसे अपनी वफादार पत्नी पर शक नहीं करना चाहिए और वह बिना रुके काम करता रहता है, लेकिन उसके दिल में थोड़ा सा शक बना रहता है। इस अजीब फीलिंग से छुटकारा पाने के लिए वह अगले दिन उसी जगह जाता है जहां उसे मिका को उस आदमी के साथ देखा था, और फिर से उसे वहां पाता है, इस बार कोनामी के साथ। वह उनकी बातें सुनता है जब कोनामी कहती है कि वे अपने पापा से मिलने आई हैं। यह लीम को कंफ्यूज करता है क्योंकि कोनामी सिर्फ उसे ही पापा कहती है, तो वह उनका पीछा करता रहता है जब तक मिका का लवर वहां नहीं पहुंच जाता और माँ बेटी दोनों उससे वैसा बर्ताव करती हैं जैसे वह उनके घर का मालिक हो। हकीकत को स्वीकार न कर पाने की वजह से लीम खुद को मनाता है कि मिका उसे धोखा नहीं दे रही और वह मेहनत से काम करता रहता है ताकि अपने परिवार को खाना दे सके। लेकिन फिर उसे मिका का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि कोनामी का एक्सीडेंट हो गया है। तो वह जल्दी से हॉस्पिटल भागता है और सीखता है कि उसकी बेटी अभी सर्जरी में है। सर्जरी के दौरान डॉक्टर लीम और मिका को बताता है कि कोनामी को खून की सख्त ज़रूरत है, और जैसे ही यह पता चलता है उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। सिर्फ मिका का ब्लड ग्रुप कोनामी से मिलता है, तो वह ऑपरेटिंग थिएटर में चली जाती है, जबकि लीम बाहर और ज़्यादा शक में पड़ जाता है। उसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है और साइंस के हिसाब से AB पॉजिटिव ब्लड वाले पिता का O टाइप ब्लड वाली संतान होना असंभव है। यह चौंकाने वाला खुलासा लीम को समझा देता है कि कोनामी उसकी बेटी नहीं है। इसे स्वीकार न कर पाने की वजह से वह कोनामी के ठीक होने के बाद मिका से सच्चाई पूछता है, लेकिन मिका गिल्टी होने की बजाय उसे गैसलाइट करती है, कहती है कि उसे कभी परिवार की परवाह नहीं रही और वह उनके साथ वक्त नहीं बिताता। वह अपनी बात रखता है कि वह सिर्फ परिवार को खाना और छत देने के लिए काम करता है, लेकिन मिका अपनी बात पर अड़ी रहती है, कहती है कि उसका काम अच्छा नहीं है और कोनामी को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए काफ़ी नहीं है। वह उसे याद दिलाती है कि शादी से पहले उसने वादा किया था कि हमेशा उसे खुश रखेगा, लेकिन पिछले 10 सालों में वह इस वादे को पूरा नहीं कर पाया। उसके मुताबिक इतने सालों से वह सिंगल मदर जैसा फील कर रही है क्योंकि लीम कभी उनके लिए नहीं रहा, और इसलिए अब वह लीम को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती। इतना गैसलाइटिंग करने के बाद भी वह कोनामी के असली पिता या अपने अफेयर के बारे में नहीं बताती। खैर, मिका को अब और बर्दाश्त नहीं होता। अगर वह और देर तक रुकी तो उसे गिल्ट फील हो सकता है, तो वह उठकर फैसला करती है कि कोनामी के साथ इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देगी और अपने नए पापा के साथ रहेगी। लीम मिका से रैशनल होने की गुजारिश करता है और कोनामी से अपनी तरफ आने को कहता है, लेकिन छोटी शैतान भी उसे धोखा देती है, कहती है कि उसे उसका दूसरा पापा ज़्यादा पसंद है। परिवार के बिखरने के साथ लीम की वर्क लाइफ भी ख़राब हो जाती है। उसका बॉस उसे कंपनी के पैसे चुराने का आरोप लगाता है और एक अनजान बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का इल्ज़ाम ठहराता है। लीम को एहसास होता है कि जब वह हॉस्पिटल के लिए भागा था उसने गलती से अपना PC खुला छोड़ दिया था और किसी ने उससे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन सबूत न होने की वजह से उसे सज़ा मिलती है और न सिर्फ नौकरी से निकाला जाता है बल्कि कंपनी के खोए हुए फंड्स चुकाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। मिका लीम की ख़राब फाइनेंशियल हालत को तलाक का बहाना बनाती है। न सिर्फ कोनामी की कस्टडी लेती है बल्कि उससे चाइल्ड सपोर्ट की मांग भी करती है। यह सोचकर कि वह कभी कर्ज चुका पाएगा भी या नहीं, लीम रियलिटी से भागने की कोशिश करता है और अपने पुराने दोस्त के साथ रोबोट मेक का एनीमे देखता है, लेकिन उसका टूटा दिल उसे यह भी करने नहीं देता।
वह सिर्फ उम्मीद करता है कि मेहनत से चीज़ें बेहतर होंगी और वह अपनी बेटी को फिर से देख पाएगा, भले ही वह दूसरे पापा को पसंद करती हो। वह सोचता है कि उसकी सारी मेहनत और कुर्बानी भगवान उसे इनाम देंगे, लेकिन भगवान के पास दूसरी प्लानिंग है और वह उसे एक बीमारी देता है जो अंदर ही अंदर उसे ख़त्म करने लगती है। इंश्योरेंस न होने और इलाज के पैसे न होने की वजह से लीम आखिरकार हार मान जाता है जब उसकी आंखों के सामने एक चमकती रोशनी आती है। यह उसे दिखाती है कि कंपनी के पैसे चुराने वाला उसका बॉस ही था। न सिर्फ यह, बल्कि मिका जिसके साथ अफेयर में थी वह भी उसका बॉस था। ये सीन दिखाता है कि मिका और लीम का बॉस उसकी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं, जो उसे अंदर से तोड़ देता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना हो। उसी वक्त एक रहस्यमयी शख्स लीम के सामने आता है और कहता है कि जो उसे दिखाया गया वह सच्चाई है। लीम दर्द से चीखता है और बदला लेने की इच्छा जताता है उन लोगों से जिन्होंने उसके साथ गलत किया। जो रहस्यमयी शख्स को और एंटरटेन करता है, वह शख्स कहता है कि उसे लीम में दिलचस्पी है क्योंकि लीम एक अच्छा इंसान है। लेकिन लीम को अब अच्छा होने से कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि हर किसी ने उसकी इस खूबी का फ़ायदा उठाया। यह सोचकर कि यह शख्स कोई देवता है, लीम उससे दूसरा जीवन मांगता है जहां वह जो चाहे कर सके। इस बार वह सबसे बड़ा विलन बनना चाहता है जो हर किसी पर हावी हो। रहस्यमयी देवता मान जाता है और उसे 5 अलग अलग दुनिया चुनने का ऑप्शन देता है। फैंटेसी, सुपरनैचुरल, पीरियड ड्रामा, वाइल्ड वेस्ट, जुरासिक एरा और आखिर में रोबोट्स और स्पेस बैटलशिप्स। लीम स्पेस बैटलशिप्स को चुनता है क्योंकि यह उसे उन दिनों की याद दिलाता है जब वह अपने पुराने दोस्तों के साथ इस तरह के एनीमे पर बातें करता था। देवता मान जाता है और बताता है कि यह एक साई-फाई फैंटेसी दुनिया है जहां साइंस और मैजिक साथ साथ हैं और वह एक काउंट के घर में पैदा होगा जो एक ग्रह पर राज करता है। लीम कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और देवता उसकी बदला लेने वाली आत्मा को रोबोट्स का शासक और अल्टीमेट स्पेस बुली बनने के लिए भेज देता है। लीम की आंखें खुलती हैं और वह एक छोटे बच्चे के शरीर में एक ऐसी मैंशन की छत पर पाता है जो दशकों से छुई नहीं गई। जैसा कि रहस्यमयी देवता ने कहा था, लीम अब हाइड्रा नाम के ग्रह पर है जिस पर उसके पिता काउंट बैनफील्ड राज करते हैं। रिहायशी एस्टेट्स चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरे हैं, जिसमें लीम का घर भी शामिल है जो एक डायस्टोपियन क्रिसमस ट्री थीम वाला लगता है। अंदर जाते ही उसकी माँ उसे सरप्राइज़ देती है और उसका 5वां बर्थडे विश करती है। मैजिक ट्रांसपोर्टेशन से वह उसे दूसरे कमरे में ले जाती है और उसे रॉयल केक दिखाती है, साथ ही उसका गिफ्ट देती है। वह बड़ा गिफ्ट बॉक्स खोलता है और अंदर एक छोटा सा डिवाइस लटकता हुआ पाता है जिसे माँ कहती है कि यह एक AI मेड रोबोट का ऑर्डर शीट है। लीम को ज़्यादा समझ नहीं आता और वह डिवाइस पर रैंडम बटन दबा देता है जिससे एक कैरेक्टर कस्टमाइजेशन स्क्रीन खुलती है। संक्षेप में उसे अब अपनी मेड का अपीयरेंस चुनना है। लंबी सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान माँ बताती है कि मॉडल चुनने के बाद उसे मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर शीट भेजनी होगी ताकि उसका यूनिक AI मेड रोबोट मिल सके। वह कैजुअली कहती है कि उसे मेड के प्राइवेट पार्ट्स भी चुनने हैं। ये बेहद अजीब है, लेकिन वह इसे बिल्कुल नॉर्मल मानती है। उसी वक्त लीम का पिता भी आता है और बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसे परिवार का नया हेड बना देता है। साथ में शर्त रखता है कि दोनों पेरेंट्स इंपीरियल होम प्लैनेट पर जाकर अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। वह लीम को भरोसा दिलाता है कि उनके न होने से उसे ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। वे यह भी कहते हैं कि लीम को उन्हें मंथली अलाउंस देना होगा ताकि वे शांति से रह सकें। लीम इन सारी शर्तों को मान लेता है, जिसके बाद पिता ग्रैंड चैम्बरलेन को कॉल करके ऑफिशियल पेपर वर्क करवाता है और घर को अपने 5 साल के बच्चे के हवाले कर देता है। लीम कुछ पूछता नहीं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। पिता आखिरी बात कहता है कि अब से उसकी मेड ही उसकी देखभाल करेगी। ये तय होने के बाद दोनों पेरेंट्स बोझ से छुटकारा पाने जैसे भाग जाते हैं, जिससे लीम सोच में पड़ जाता है कि आखिर हुआ क्या। उसे पावर, इन्फ्लुएंस और दौलत मिल गई जो इंसान चाह सकता है एक पल में, लेकिन साथ ही उसे ऐसा भी फील होता है कि उसने सब कुछ खो दिया। फिर भी चूंकि लीम की पिछली ज़िंदगी की सारी यादें उसके पास हैं, वह अंदर से बड़ा है और उसे नए पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं। उसका मकसद अब बुरा लॉर्ड बनना और अपने आसपास की हर चीज़ का फ़ायदा उठाना है। वह देवता का शुक्रिया अदा करता है कि उसे दूसरा जीवन दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसकी पुरानी ज़िंदगी बर्बाद होने की वजह वही देवता है जिसने मिका और उसके बॉस को सिर्फ मनोरंजन के लिए मैनिपुलेट किया। लीम का शो ख़त्म होने के बाद देवता सोचता है कि अब मिका और लीम के बॉस को भी दुख देना चाहिए। उंगलियों के एक झटके से लीम का बॉस पुलिस द्वारा कंपनी के पैसे चुराने के जुर्म में अरेस्ट हो जाता है। बॉस के चले जाने से मिस गोल्ड डिगर अपना सोना खो देती है, जो उसकी बर्बादी की शुरुआत है। यह देवता के लिए दूसरा मनोरंजक शो शुरू करता है। देवता खुलासा करता है कि वह नफरत, गुस्सा, दुख और नेगेटिव इमोशंस पर जिंदा रहता है। यही वजह है कि उसने लीम को इस इसेकाई दुनिया में भेजा ताकि उससे और मनोरंजन मिले।
देवता डायमेंशनल डोर खोलकर चला जाता है, लेकिन एक दिव्य बिल्ली चुपके से कमरे में घुस जाती है जब दरवाज़ा बंद होने वाला होता है। ये समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या, लेकिन लगता है कि बिल्ली कहानी में कोई ख़ास रोल रखती है। लीम की पैरेलल यूनिवर्स में एक स्पेस वॉर शुरू हो जाता है क्योंकि इस गंजे लिंकन ने अपनी गोवा पायरेट क्रू की फायर पावर दिखानी चाहिए। उसके मेका रोबोट्स दुश्मनों पर भारी पड़ने वाले होते हैं जब अचानक क्रिस्टियाना लीब के होली किंगडम की पहली प्रिंसेस नाइट एंट्री करती है और दुश्मन सैनिकों को बटर की तरह काट डालती है। वह आसानी से फ्रंटल अटैक से बचती है। उसकी अगुवाई में दुश्मन की फ्रंट लाइन जल्दी ख़त्म हो जाती है। पायरेट्स हार मानकर पीछे हटने लगते हैं, लेकिन प्रिंसेस उन्हें जाने नहीं देती क्योंकि वह चाहती है कि हर एक को उसके किंगडम से खेलने का पछतावा हो। इधर लीम को उसका पर्सनलाइज्ड एआई मेड रोबोट एक बड़े डॉल पैकेज में डिलीवर होता है। एक साधारण टच से पैकेज एक जेनरिक मेड में बदल जाता है जो खुद को अमगी कहकर पेश करती है। बिना टाइम वेस्ट किए लीम अपनी नई मेड के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। जब चैम्बरलेन सवाल करता है तो वह इसे सामान की अच्छी तरह जांच बताकर टाल देता है। प्राइवेट इंस्पेक्शन के लिए वह अमगी को अपने प्ले रूम में ले जाता है और वहाँ कुछ खास नहीं होता। भरोसा करो, रात को लीम अमगी को काम पर लगाता है, चाय बनाना, मसाज देना और उसे नहलाना। इस रफ्तार से यह फिट बच्चा जल्दी ही KFC अंकल बन जाएगा। ग्रैंड चैम्बरलेन, जो पहले प्ले रूम में हुए कुछ की टेंशन में था, लीम को चिंता भरी नज़रों से देखता है। उसकी परेशानी देखकर लीम उसे आश्वस्त करता है कि चिंता की बात नहीं है, भले ही उसका शरीर 5 साल का हो, उसका दिमाग 36 साल के इंसान का है। ये सुनकर अमगी उसे सुधारती है, बताती है कि इस साम्राज्य में 50 साल की उम्र को आधिकारिक तौर पर एडल्टहुड माना जाता है। ज़्यादातर लोग 100 साल पार करने तक खुद को सच्चा बड़ा नहीं मानते। वह यह भी कहती है कि यहाँ इंसान 500 से 600 साल तक जीते हैं, जो लीम को समझ आता है। चूँकि यह दुनिया पर्यावरण संरक्षण पर जोर देती है, हर तरफ हरियाली और अच्छी तरह संरक्षित चीज़ें हैं। अमगी के साथ लीम का ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता देखकर ग्रैंड चैम्बरलेन उसे चेतावनी देता है कि साम्राज्य AI से नफरत करता है। अगर कोई नोबल AI डॉल के इतना करीब दिखे तो अफवाहें फैलेंगी। उत्सुक होकर लीम उससे डिटेल्स मांगता है तो चैम्बरलेन बताता है कि अतीत में AI की वजह से मानवता लगभग ख़त्म हो गई थी। लीम कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या उन्हें रोबोटिक्स के 3 बेसिक लॉ नहीं प्रोग्राम किए गए थे, लेकिन चैम्बरलेन उसे अजीब नज़रों से देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसी वक्त लीम को एहसास हो जाता है कि इस दुनिया में कहाँ गलती हुई। पुराना शख्स अपनी कहानी जारी रखता है कि उस काले दौर में कुछ बहादुर योद्धाओं ने रॉग AI के खिलाफ लड़ाई लड़ी और चमत्कारिक तरीके से जीत हासिल की, जिसके बाद इस साम्राज्य की नींव पड़ी। ये सवाल उठता है कि अगर साम्राज्य AI से इतना नफरत करता है तो लीम की माँ ने उसे ऐसा गिफ्ट क्यों दिया जो मुसीबत ला सकता है। ग्रैंड चैम्बरलेन पहले हिचकिचाता है, लेकिन चूंकि लीम अब मास्टर है, वह कड़वा सच बोल देता है। लीम के पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया और पुरानी पीढ़ियों से चले आ रहे भारी कर्ज को उस पर डाल दिया। ऐसा लगता है कि लीम के परदादा एक समझदार शासक थे, लेकिन उन्होंने अपने वारिस को ठीक से नहीं सिखाया। उस वारिस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और तब से परिवार का कर्ज बढ़ता ही गया। चैम्बरलेन का कहना है कि इस ग्रह के लिए हालात और ख़राब होंगे। ये नई जानकारी सुनकर लीम सोच में पड़ जाता है कि वह बुरा लॉर्ड कैसे बनेगा जब उसके पास न दौलत है न पावर। उधर किसी बार में लोग अपने नए लॉर्ड लीम की बातें करने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या आम लोग हमेशा नोबल्स के रहमोक्रम पर रहेंगे। बारटेंडर महिला उम्मीद जताती है कि 5 साल का बच्चा पिछले लॉर्ड्स जितना बुरा नहीं हो सकता, लेकिन बाकी लोग इससे सहमत नहीं। उन्हें लगता है कि इस देश को फिर से दुखों का द्वार देखना पड़ेगा। लीम को समझ नहीं आता कि एक 5 साल का बच्चा इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों झेल रहा है। उसे शक होता है कि शायद उसके पेरेंट्स ने उसे सिर्फ कर्ज ट्रांसफ़र करने के लिए जन्म दिया। चैम्बरलेन इस बात की पुष्टि करता है, जिससे लीम सोचता है कि क्या वह फिर से इस्तेमाल, शोषण और फेंक दिए जाने के लिए पैदा हुआ है। चूंकि वह और अमगी इस दुनिया में बाहरी हैं, लीम प्रपोज करता है कि वे मिलकर जिंदा रहें। वह कसम खाता है कि पावर हासिल करेगा और दिखाएगा कि असली बॉस कौन है। फिर अमगी को अपने साथ पार्टनर बनने का ऑफर देता है, लेकिन अमगी उसे याद दिलाती है कि उसका फ़र्ज़ सिर्फ उसकी मेड के रूप में सेवा करना है, न कि बराबरी करना। वह तैयार है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ भी करने को और कहती है कि लीम उसे जो चाहे ऑर्डर दे सकता है, बशर्ते अमगी कभी रॉग ना हो जाए। लीम अपनी खुद की 3 लॉ ऑफ मेड रोबोट बनाता है। पहला, वह अपने मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती या ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो उसे नुकसान दे। दूसरा, वह मास्टर के हर अनऑर्डर को मानेगी जब तक वह पहले लॉ के खिलाफ ना हो। तीसरा, वह अपनी मौजूदगी की हिफाजत करेगी बशर्ते यह पिछले लॉ से टकराव ना करे। इसके बाद लीम अमगी से सलाह मांगता है। सोचता है कि AI होने के नाते
उसे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का ज्ञान होगा। वह सुझाव देती है कि वे एजुकेशन कैप्सूल का इस्तेमाल करें। लगता है कि इस कैप्सूल से लीम 10 साल का ज्ञान 6 महीने में अपने दिमाग में डाल सकता है और साथ में अपना शरीर भी मजबूत कर सकता है। ये आइडिया पसंद आने पर लीम इसे करने का फैसला करता है और अमगी को अपने इलाके की जिम्मेदारी सौंप देता है। ग्रैंड चैम्बरलेन इस फैसले का सख्त विरोध करता है, लेकिन लीम और अमगी की स्मार्टनेस के आगे हार मान जाता है। सब तय होने के बाद लीम कैप्सूल में एंटर करता है। प्रोसेस शुरू होने से पहले वह अमगी से आखिरी सवाल पूछता है, क्या इस दुनिया के एआई में इमोशंस होते हैं? यहाँ तक कि एआई इंसानी बर्ताव कॉपी कर सकते हैं और एनिमे के लिए हाँ, उसके पास इमोशंस हैं। सब कुछ उसके हवाले करके लीम कैप्सूल में क्रायो स्लीप में चला जाता है। रहस्यमयी देवता जो गाइड होने का दावा करता है एक अलग इंसान है जो नेगेटिव इमोशंस पर जिंदा रहता है। लीम, उसकी पत्नी और उसके लवर के साथ खेल ख़त्म होने के बाद वह अगले टारगेट की तलाश में पृथ्वी पर लौटता है। वहाँ उसकी नज़र एक जवान लड़की पर पड़ती है जो न्यूडल शॉप में अपनी ज़िंदगी का बेस्ट मील खाने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वह चॉपस्टिक खोलती है वह असमान टूट जाता है, जो जापानी कल्चर में बुरा शगुन माना जाता है और दुर्भाग्य या मौत ला सकता है। चॉपस्टिक का असमान टूटना देवता की करामात है, जो इस छोटी सी बात से पैदा होने वाले नेगेटिव इमोशंस का मज़ा ले रहा है। उधर लीम की दुनिया में उसकी मेड उसकी जागने का इंतज़ार करती है। कैप्सूल खुलता है और लीम जागता है। उसे पता चलता है कि वह 2 साल तक सोया रहा और उसका शरीर नाइट रेजिंग प्रोग्राम से मजबूत हो गया है। चूंकि लीम के लिए यह सिर्फ सेकंड्स जैसा था, उसे अपने बड़े हुए शरीर की आदत डालने में वक्त लगेगा। अमगी सुझाव देती है कि वह रिहैबिलिटेशन करे। इसके बाद लीम पूछता है कि उसका इलाका बैनफील्ड कैसा चल रहा है। अमगी उसे इलाके की मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन दिखाती है। एआई रोबोट होने के नाते उसने ईमानदारी से बैनफील्ड को संभाला है। लीम उसकी तारीफ करता है, लेकिन अपनी आंखों से डेवलपमेंट देखना चाहता है। वह अमगी के साथ बाहर जाता है और हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने बैनफील्ड आर्मी के लिए एक स्पेस पोर्ट बनाया है। न सिर्फ यह, उसने आसमान में एक फ्लोटिंग डॉक भी बनाया जहां मोबाइल रोबोट्स और स्पेसशिप्स खड़े हो सकते हैं। लीम उत्साह से फ्लोटिंग डॉक देखने जाता है और मोबाइल नाइट्स की साइट से दंग रह जाता है, जिन्हें वह भविष्य में चला सकता है। वह रोबोट चलाने की इच्छा जताता है तो अमगी यह अरेंज कर देती है और उसे बेसिक कंट्रोल्स सिखाती है, जो आसान है। मूवमेंट मैजिक पर डिपेंड करता है और जो भी मूव लीम सोचेगा रोबोट वैसा ही करेगा। लीम सावधानी से मोबाइल नाइट को स्टेशन से उतारता है और आसानी से चलता है। कुछ देर बाद उसे बोरियत होने लगती है और वह अमगी से पूछता है कि क्या रोबोट से कॉम्बैट प्रैक्टिस करने का कोई तरीका है। वह जल्दी से यह अरेंज कर देती है, उसे तलवार देती है और बैनफील्ड आर्मी के कैप्टन माँ को उसका स्पैरिंग पार्टनर बनाती है। लीम उत्साह से अटैक करता है और पूरी ताकत से माँ के शील्ड पर वार करता है, जिससे वह ज़मीन पर गिर जाता है। लीम को एहसास होता है कि माँ ने जानबूझकर हार मानी। वह नहीं चाहता कि यह आर्मी वाला उसे बच्चा समझे, तो साफ कह देता है कि उसे गंभीरता से लड़ना होगा, वरना उसे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। माँ गंभीर होकर उठता है और सही तरीके से डिफेंड करता है। एक पल में लीम की तलवार छीन लेता है और उसे ज़मीन पर दबा देता है, जिससे मैच ख़त्म हो जाता है। इस हार से लीम को रियलिटी चेक लगता है कि उसे अपनी बैटल स्किल्स बढ़ानी होंगी ताकि वह बेहतर पायलट बने। तो वह चैम्बरलेन से कहता है कि उसे एक इंस्ट्रक्टर ढूंढे जो उसे कॉम्बैट में ट्रेन करे। चैम्बरलेन को लगता है कि लड़ाई के लिए लॉर्ड को ज़रूरत नहीं, लेकिन लीम इससे सहमत नहीं। वह अब कमज़ोर होकर दूसरों के सामने झुकना नहीं चाहता। वह सबसे ताकतवर बनना चाहता है ताकि बुरा लॉर्ड बनने का मकसद पूरा हो सके। वह यासुशी, एक शख्स जो तलवार लिए है, को अपना एस सेंसेई बनाता है। लीम खुद को यासुशी से मिलवाता है और बताता है कि वह बेस्ट तलवारबाज बनना चाहता है, जिससे यासुशी फिलोसॉफिकल स्पीच देने लगता है कि कोई बेस्ट नहीं होता। अमगी को इस अजीब शख्स पर शक होता है, लेकिन लीम उसे चिंता न करने को कहता है और यासुशी के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। मास्टर तलवारबाज पहले एक सीक्रेट टेक्निक दिखाता है, जिसे वह फ्लैश का तरीका कहता है। तलवार की मूठ पकड़कर वह उसे थोड़ा बाहर निकालता है और फिर अंदर कर देता है। एक पल में सारे लॉग्स 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। लीम सोचता है कि शायद आदमी ने इतनी तेज़ी से तलवार निकाली कि दिखाई नहीं दी। वह अमगी से धीमी मोशन वीडियो चलाने को कहता है, जो उसने अपनी आंखों से रिकॉर्ड किया था, लेकिन पता चलता है कि आदमी ने तलवार नहीं निकाली। सोचकर कि हाईटेक कैमरा यासुशी की टेक्निक कैप्चर नहीं कर पाया, लीम और उत्साहित हो जाता है और उसका शिष्य बनने का फैसला करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यासुशी एक ठग है और लॉग्स पहले से ही काटे हुए थे। गाइड देवता अपने डायमेंशन से यह सब देखता है। शायद यही उसने यासुशी को भेजा और वह उत्सुकता से देख रहा है कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ क्रिस्टियाना को दुश्मन पायरेट गैंग से शांति वार्ता का ऑफर मिलता है।
तो वह अपनी बैटल फ्लीट के साथ दुश्मन बेस पर जाती है ताकि गो से बात करे। लेकिन गो का इरादा शांति का नहीं था, वह उसे सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि उसका अनगार्डेड होम प्लैनेट मिस्टेरिया पर अटैक कर सके। कुछ देर बाद हजारों पायरेट शिप्स क्रिस्टियाना के प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं और अलायंस की डिफेंस लाइन को पार कर जाते हैं। गो खुलासा करता है कि अलायंस ने उसके साथ हाथ मिलाया और उसे धोखा दिया क्योंकि ज़्यादातर उसे खतरा मानते हैं। सारी अलायंस फ्लीट क्रिस्टियाना के स्पेसशिप पर हथियार तान देती है। गो बताता है कि उसे अलायंस को धोखा देने के लिए सिर्फ पैसे चाहिए थे और क्रिस्टियाना को एहसास दिलाता है कि उसका राज यहीं ख़त्म हो गया। लेकिन वह वादा करता है कि अगर वह उसकी बात माने तो उसके प्लैनेट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। 3 साल बीत गए हैं जब से लीम यासुशी के नीचे ट्रेनिंग कर रहा है और बेशक वह फ्लैश टेक्निक नहीं सीख पाया क्योंकि वह होती ही नहीं। उसने बेसिक मार्शल आर्ट्स मास्टर कर लिया लेकिन संतुष्ट नहीं है और ख़ास टेक्निक्स सीखना चाहता है जो उसे ओवर पावर विलन बनाए। यासुशी के घर वह अपनी आसान कमाई का जश्न मनाता है और सोचता है कि लीम को ठगना कितना आसान रहा, जो अभी भी इस बात से अनजान है कि वह बिना स्किल वाला है। वह चाहता है कि यह आसान पैसा हमेशा मिलता रहे। उसी वक्त लीम लौटता है और अपने मास्टर से सवाल पूछता है। वह मास्टर से एक जटिल टेक्निक, फ्लैश का तरीका सिखाने की भीख मांगता है। यह सुनकर मास्टर उसे स्कूल से निकाल देता है क्योंकि वह बेसिक्स सीखे बिना एडवांस टेक्निक मांग रहा है। लीम तुरंत माफ़ी मांगता है और अपनी गलती मानता है, जो साफ है। वह बाहर न होने की गुहार लगाता है और मास्टर उसे माफ़ कर देता है क्योंकि उसे पैसों का जरिया खोना नहीं है। माफ़ी मिलने के बाद लीम जल्दी से चला जाता है। जैसे ही वह जाता है, मास्टर अपनी शानदार शख्सियत से बाहर आता है और स्वीकार करता है कि उसे लीम की मांगी गई टेक्निक की कोई जानकारी नहीं। उसी वक्त लीम फिर से लौटता है और माफ़ी के तौर पर एक्स्ट्रा पैसे ऑफर करता है, जिसे भूखा मास्टर स्वीकार कर लेता है। लीम के जाने के बाद वह एक्स्ट्रा कैश से खुश हो जाता है। उधर लीम भी एक्स्ट्रा पैसे देने से उत्साहित है, लेकिन फिर वह वापस आता है और मास्टर को बताता है कि वह और पैसे देगा। मास्टर खुश हो जाता है और सोचता है कि यह पैसा हमेशा आता रहे। जब लीम आखिरकार चला जाता है तो वह इस आसान कमाई से खुश है। अपने महल में वापस आकर लियम अपने सिंहासन पर शानदार तरीके से बैठता है और सीखने के तनाव के बारे में शिकायत करता है। उसी वक्त इमेजिन उसे थियंस की आर्थिक रिपोर्ट के बारे में बताती है, जिसमें कर्ज वैसे का वैसा ही है, लेकिन प्रोडक्शन और सेल्स बढ़ रहे हैं तो सब ठीक लगता है। लियम इमेजिन की मेहनत को सराहता है और सरकार का काम उसे ज़्यादा सौंपने की सोचता है। इमेजिन को यह सुनकर खुशी होती है, लेकिन वो माफ़ी मांगती है क्योंकि ग्रोथ रेट उनकी उम्मीद से कम है। वो वेलफेयर प्रोग्राम की रिपोर्ट दिखाती है और नतीजों के उम्मीद से कम होने पर शिकायत करती है। लियम को यह सुनकर हैरानी होती है और जानना चाहता है कि इस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है। थोड़ी देर बाद एक अजीब चेहरा और बदसूरत दिखने वाला छोटा सा आदमी आता है। लियम तुरंत पूछता है कि वो अपने फेलियर के लिए बहाने क्यों नहीं देता। पहले तो वो हैरान होता है, लेकिन फिर उसे याद दिलाया जाता है कि उसने फिनेसिस को छिपाया और मैनिपुलेट किया, जो कि भ्रष्टाचार का साफ सबूत है। ये सुनकर वो खुद का बचाव करता है और कहता है कि लियम अभी बहुत छोटा है और इन चीज़ों को समझ नहीं सकता। वो दावा करता है कि ये खर्च ज़रूरी हैं, लेकिन लियम उसे झूठ बोलने के लिए टोकता है। फिर वो कहता है कि उसने ये खर्च चीज़ों को चलाने के लिए किए, लेकिन लियम उसकी इन झूठी बातों से तंग आ जाता है। लियम पूछता है कि उसने पहले वाले वेंडर से अलग क्यों चुना, तो वो कहता है कि नया वेंडर बेहतर है, लेकिन लियम उसे कैटमैन को रोकने के लिए कहता है। लियम इन झूठों से परेशान होकर उसे याद दिलाता है कि उसने वेंडर को रिश्वत देकर भ्रष्टाचार किया। इन इल्ज़ामों के बीच लियम का दिमाग भटकने लगता है। वो सोचता है कि इस टैलेंटेड भ्रष्ट अधिकारी से कुछ सीखा जाए, लेकिन दुर्भाग्य से वो उतना टैलेंटेड नहीं निकला जितना लियम ने सोचा था। इमेजिन उसे एक पुराने भ्रष्टाचार केस के बारे में बताती है, जिसमें उसका एक सबोर्डिनेट शामिल था। वो दावा करता है कि ये सब उसके सबोर्डिनेट का काम था, जैसा कि केस में बताया गया, लेकिन लियम और डोमो को लगता है कि उसने अपने सबोर्डिनेट को फंसाया ताकि वो बच सके, खासकर जब भ्रष्टाचार के पैसे वापस नहीं मिले। ये सुनकर लियम उस छोटे से आदमी पर गुस्सा हो जाता है जो अपने सबोर्डिनेट को जानबूझकर फंसाकर भ्रष्टाचार से बच गया। डर के मारे वो मोटा आदमी कहता है कि ये सब झूठ है और लियम से गुहार लगाता है कि वो ओमेगा जैसे डॉल्स पर भरोसा न करे, क्योंकि वो इंसानों के दुश्मन हैं। गुस्से में लियम अपनी तलवार उठाता है और धीरे धीरे उस मोटे की तरफ बढ़ता है, पूछते हुए कि क्या उसे अपने सबोर्डिनेट को फंसाना अच्छा लगता है। लियम को अपनी तरफ आते देख वो मोटा बेकार बहाने बनाने लगता है। ये तक कहता है कि सब यही करते हैं ताकि बिजनेस चले, लेकिन लियम अपनी तलवार निकाल लेता है। ये देखकर वो मोटा अचानक रुख बदलता है और लियम को बताता है कि वो सिर्फ लॉर्ड्स जैसे उसके प्रयासों की वजह से शानदार जिंदगी जी पा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गंदी बात पूरी कर पाए, लियम उसकी जान ले लेता है। वो लाइफलेस लॉर्ड से चिल्लाता है कि किसी को भी उसके लोगों या उसके पैसे को छूने का हक नहीं, सिवाय उसके। इससे पहले कि बात बेकाबू हो, इमेजिन उसे शांत कराती है,
लेकिन लियम उसे आदेश देता है कि वो सभी भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करे। हालांकि इमेजिन कहती है कि ऐसा करना नुकसानदायक होगा। इसके बजाय वो सुझाव देती है कि वो 30 डॉल्स तैयार करे जो गवर्नेंस और दूसरी यूनिट्स में उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से मदद करेंगी ताकि इलाके में तरक्की हो। लियम तुरंत मान जाता है। हालांकि अमोंगी को लगता है कि लोग इस फैसले पर नकारात्मक बातें कह सकते हैं, लेकिन लियम को परवाह नहीं है जब तक तरक्की हो रही है। उसी रात खबर फैलती है कि लियम ने एक भ्रष्ट अधिकारी को मारा। साथ ही ये भी चर्चा होती है कि लियम ने अनिवार्य शिक्षा को 3 से 6 साल करने का फैसला लिया, जिससे स्कूल बनाने के लिए और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लगाए गए। लोग मानते हैं कि लियम 10 साल की उम्र में शानदार काम कर रहा है। इस बीच लियम आखिरकार बड़े ट्रांसफॉर्मर जैसे मशीनों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसने मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है। लेकिन उसका नकली मास्टर सही वक्त पर आता है और उसका सपना तोड़ता है, कहते हुए कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें क्या खास है? इसके बजाय वो लियम से कुछ ज़्यादा ताकतवर चीज़ कंट्रोल करने की सलाह देता है जो कोई और नहीं संभाल सकता। लियम तुरंत मान जाता है। वो बेस के कप्तान से आइडिया लेता है और उसे पुराने नॉन ऑटोमेटिक मॉडल के बारे में पता चलता है। कप्तान उसे बताता है कि उसका परदादा एक यूनिट पायलट किया करता था। लियम को अपने परदादा की मशीन को पायलट करने का इतना जोश होता है कि यूशी एक मंदिर में खजाने की तलाश में जाता है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है और कहता है कि लियम इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, जबकि पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस तो धोखा था। वो जानता है कि लियम को ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना सकता और इस कैश काउ को लूटने का एकमात्र तरीका और बेकार टास्क्स बनाना है। वो दीवार पर हाथ रखता है, जिससे एक सीक्रेट मैकेनिज्म ट्रिगर होता है और एक पुराना मोबाइल नाइट सामने आता है। यूशी के लिए यही सही चीज़ है जो लियम को बिजी रखकर पैसा लाने में मदद करेगा। इस बीच एक बुरा देवता गाइड नकारात्मक भावनाओं की तलाश में धरती पर आता है और एक ऐसे लड़के को पाता है जो सिर्फ अपनी स्टारबक्स ऑन ऑर्डर के सही न होने पर गुस्सा हो जाता है। गाइड को उसकी नकारात्मक भावनाएं पसंद आती हैं, लेकिन वो कुछ और स्वादिष्ट चाहता है। लियम की दुनिया में यूशी पहले ही लियम को उस पुराने मोबाइल नाइट एविड को ठीक करने का आदेश दे चुका है। लियम इसके लिए तैयारियां कर रहा है। वो अपने बटलर ब्रायन के साथ मास्टर की नकली अल्टीमेट टेक्निक फ्लैश प्रैक्टिस कर रहा है। ब्रायन को खुशी है कि एविड लियम के परदादा की यूनिट है, लेकिन वो मानता है कि इतना पुराना यूनिट लियम के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। लियम को यकीन है कि अगर वो सबसे पुराना यूनिट मास्टर कर लेगा तो उसकी पायलटिंग स्किल्स टॉप पर होगी। ब्रायन अपनी आदत से मजबूर होकर लियम को इस बेकार टेक्निक को सीखने से रोकता है, लेकिन लियम दृढ़ है कि मेहनत से वो बेहतर होगा। दूसरी तरफ अमागी एविड के पास जाती है और यूशी और उसके ट्रेनिंग तरीकों पर शक जताती है। उसे लगता है कि यूशी सच्चा तलवारबाज नहीं है, लेकिन लियम के आदेश पर उसे एविड को ठीक करना है, तो वो पूरी कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद लेफ्टिनेंट नास कार्लिन, जो एक वीपन्स फैक्ट्री इंजीनियर है, अपनी टीम के साथ लियम के प्लैनेट पर एविड को ठीक करने आती है। लियम उसे एयरपोर्ट पर मिलने जाता है और शुभकामनाएं देता है। बातचीत के दौरान नास को अमाजी दिखती है और उसे हैरानी होती है कि एक एआई डॉल काउंट के साथ क्यों है। लियम को नास की प्रतिक्रिया से गुस्सा आता है और वो साफ कर देता है कि वो एआई डॉल रख सकता है और जो भी उसकी ज़िंदगी पर सवाल उठाएगा उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन लियम ने नास की प्रतिक्रिया गलत समझी, क्योंकि नास असल में एंड्रॉयड्स की फ़ैन है और अमाजी को देखकर पूरी तरह एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन लियम उसे रोकता है। वो एविड के पास जाते हैं और नास कहती है कि ये मशीन बेकार है। लियम सिर्फ एविड चाहता है और नए पार्ट्स लगाने का आइडिया देता है। यूशी नास को देखकर प्यार में पड़ जाता है, लेकिन नास उसे इग्नोर करती है। लियम नास को पैसे देने का वादा करता है और नास मान जाती है। यूशी लियम और नास को बात करते देख जलन महसूस करता है और लियम को सज़ा देने के लिए नई ट्रेनिंग प्लान करता है। वो लियम को आंखों पर पट्टी बांधकर नदी में फिसलन भरे लॉक पर खड़ा करता है और टेनिस बॉल्स फायर करता है। लियम को तलवार भारी लगती है, लेकिन वो मेहनत करता है। दूसरी तरफ पायरेट कमांडर गोवास अपनी जेल में कई औरतों को कैद करता है, जिसमें प्रिंसेस क्रिस्टियाना भी है। वो क्रिस्टियाना को ट्रेजर आइलैंड ले जाता है और उसे अपनी ट्रेजर बनाना चाहता है। वो उसे लैब असिस्टेंट के पास ले जाता है और एक विकृत औरत दिखाता है जिसे जहाज से फेंक देता है। गोवास क्रिस्टियाना को अपनी नई पेट बनाना चाहता है और असिस्टेंट सुझाव देता है कि पहले उसके पैर काटे जाएं। गोवास और ख़तरनाक प्लान बनाता है और उसकी आंखें हथेली पर लगाने की बात करता है। क्रिस्टियाना डर जाती है और चारों तरफ टेस्ट ट्यूब्स में विकृत औरतें देखती हैं। अगर कोई हीरो नहीं आया तो वो ख़त्म है। कुछ हफ्तों बाद नास एविड को ठीक कर लेती है और लियम को कॉकपिट दिखाती है। नास अपना टॉप उतारती है, लेकिन लियम आंखें बचाता है। एविड लियम को पायलट के तौर पर रजिस्टर कर लेता है। लियम पहला कदम उठाता है, लेकिन गिर जाता है। नास कहती है कि ऑटो बैलेंस नहीं है, लेकिन अगर मास्टर कर लिया तो ये शरीर की तरह चलेगा। लियम प्रेरित होकर फिर से चलता है और अच्छा बैलेंस करता है। नास उसे मेंटल इमेज पर फोकस करने को कहती है, लेकिन उसका टच लियम को भटका देता है और एविड का हाथ हिलता है। नास समझ जाती है, लेकिन लियम कहता है कि ये उसकी गलती नहीं। यूशी शक करता है कि लियम गलत कर रहा है, लेकिन ब्रायन खुश है। यूशी लियम को और सख्त ट्रेनिंग देता है। कुछ दिन बाद लियम फ्लैश टेक्निक नहीं सीख पाता और सोचता है कि उसे टैलेंट नहीं।
अमागी कहती है कि दिक्कत यूशी की ट्रेनिंग में है। लियम यूशी का बचाव करता है और कहता है कि इसमें जादू हो सकता है। वो जादू से लॉक काटने की कोशिश करता है और सालों मेहनत के बाद सीख लेता है। बड़ा होकर लियम यूशी को दिखाने के लिए लॉक को दूर से काटता है। यूशी हैरान होता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग तो झूठ थी। कुछ हफ्तों बाद लियम स्पेस में अपनी बटलशिप पर अमाजी के साथ होता है। एक सबऑर्डिनेट उसे बताता है कि मक प्लैनेट जो ऊर्जा उत्पादन के लिए था, पायरेट्स ने अटैक कर दिया। अमागी सुझाव देती है कि ग्रेविटी का इस्तेमाल कर अंधेरे से अटैक किया जाए। लियम मान जाता है और अपने जहाज़ों को पायरेट्स को पकड़ने का आदेश देता है। ब्रायन उसे रोकता है लेकिन लियम अपनी स्किल्स दिखाने जाता है। वो एविड में बैठकर पायरेट्स पर अटैक करता है और कई मशीनें काट देता है। वो बीम राइफल से प्लाज्मा रे फायर करता है और फ्लैश टेक्निक से दुश्मनों को डराता है। पायरेट्स भागने लगते हैं। लियम रॉकेट पंच यूज़ करता है लेकिन उसे पसंद नहीं आता और नास से शिकायत करता है। अमाजी बताती है कि सिर्फ 10% जहाज़ पकड़े गए, 30% नष्ट हुए और बाकी भाग गए। लियम इसे जीत मानता है और अमाजी की तारीफ करता है। गुआस को लियम की जीत का पता चलता है और वो गुस्से में है। वो अपने सहयोगी जहाज़ों को नष्ट करने का आदेश देता है। लियम बटलशिप पर लौटता है और अमाजी से अपनी पहली जंग का मज़ा लेने की बात करता है। अमागी उसे बधाई देती है। लियम को पायरेट जहाज़ों पर कब्जा करने की खुशी है लेकिन उसे मायूसी होती है जब उसे पता चलता है कि उनमें सोना नहीं है। अमाजी और ब्रायन उसे बताते हैं कि रेयर मेटल्स जैसे ऑरिकैल्कॉम, एडमंटीन और मिथ्रिल हैं जो हथियार बनाने में यूज़ होते हैं। लियम सोने और डायमंड्स चाहता है लेकिन अमाजी कहती है कि इस यूनिवर्स में ये वैल्यूएबल नहीं। लियम को सोने का शौक है और ब्रायन से सोना लाने को कहता है। ब्रायन कहता है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए सोना है। लियम सोने के सिक्के बनवाना चाहता है और अपने कमरे को सोने से भरने का सपना देखता है। वो 30 साल का हो चुका है लेकिन बच्चे जैसा व्यवहार करता है। अमाजी उसे जजमेंटल नज़रों से देखती है। इस बीच अमागी लियम को बताती है कि उनकी सेना में 10,000 बटलशिप्स हैं लेकिन सिर्फ 3,000 काम करती हैं और 2,000 इमरजेंसी के लिए हैं। लियम हैरान होता है कि 2,000 बटलशिप्स से पायरेट्स हारे। अमागी और ब्रायन बहस करते हैं कि पुरानी शिप्स फेंकी जाएं या नहीं। लियम अमागी के साथ जाता है और सेकेंड हैंड बटलशिप्स खरीदने का फैसला लेता है। दूसरी तरफ नास एक एक्सपो में अपनी नई बटलशिप पेश करती है लेकिन डिज़ाइन खराब होने की वजह से लोग उसे इग्नोर करते हैं। ओलिशिया की बटलशिप बेहतर लगती है और निवेशक उसे चुनते हैं। नस शर्मिंदा होती है और लियम को फिर से चूना लगाने की सोचती है। गाइड नकारात्मक भावनाओं की तलाश में आता है और एक लड़के को कोसते हुए पाता है। वो लियम की दुनिया में जाता है लेकिन लियम की तरक्की देखकर हैरान होता है। वो सोचता है कि यूशी ने लियम को बर्बाद किया होगा लेकिन लोग लियम की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसने पायरेट्स को हराया और इलाके को बेहतर किया। बाहर में कोई ऐसा शख्स है जो लियम के लिए उत्साहित नहीं है। वो शख्स है यासुशी जो बेईमान है। वो अपने स्टूडेंट के बारे में ज़ोर ज़ोर से शिकायत करता है। अटेंडेंट देखता है कि वो कितना परेशान है तो पूछता है कि क्या हुआ। यासुशी बताता है कि चाहे वो कितना भी कोशिश करे उसका स्टूडेंट तलवारबाजी में अच्छा होता जा रहा है। औरत समझ नहीं पाती कि वो अपने स्टूडेंट के अच्छा होने पर क्यों गुस्सा है। हर टीचर के लिए ये अच्छी बात होनी चाहिए लेकिन बेईमान टीचर के लिए नहीं जो खुद को टीचर कहता है। वो शिकायत करता है कि अपनी पूरी ताकत से वो तीसरे दर्जे का, शायद दूसरे दर्जे का तलवारबाज है। लेकिन हैरानी की बात है कि लियम धीरे धीरे पहले दर्जे की ओर बढ़ रहा है। इससे दो बातें हो सकती हैं, या तो लियम ने उसे पकड़ लिया है और सिर्फ दिखावा कर रहा है, या फिर लियम ने अभी तक उसे नहीं पकड़ा लेकिन जल्दी ही पकड़ेगा। दोनों ही स्थिति में उसके लिए खतरा है। गाइड अंदर आता है फीडबैक लेने लेकिन उसकी प्लानिंग भी काम नहीं करती। उसने लियम को ख़राब टीचर भेजा था लेकिन लियम की ज़िंदगी उसकी मर्जी के उलट चल रही है। दोनों शिकायत करते हैं। वहीं लियम घर पर तलवार की प्रैक्टिस कर रहा है। वो कई पेड़ों को एक साथ काट देता है और उत्साहित है। उसे पता है कि वो बेहतर हो गया है लेकिन मूर्ख अभी भी सोचता है कि यासुशी उससे कहीं बेहतर है। वो अमाजी से पूछता है कि क्या उसकी स्पीड यासुशी जितनी है लेकिन अमागी को कोई फ़र्क नहीं दिखता। अच्छी चीज़ें उसके साथ आसानी से नहीं होती इसलिए वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है। उसे फिर से जन्म मिला था माता पिता के बेटे के रूप में जो उसे कर्ज के बोझ के साथ छोड़ गए, लेकिन अब वो अच्छा तलवारबाज बन गया है। उसने कुछ कर्ज चुकाना शुरू कर दिया है और चीज़ें ठीक हो रही हैं। उसे लगता है कि ये सब गाइड की वजह से है। वो गाइड का शुक्रिया अदा करता है लेकिन ये शुक्रिया गाइड के लिए सज़ा है। जो इंसान सिर्फ बदकिस्मती पर जीवित रहता है उसके लिए शुक्रिया जहर है। उसे लगता है कि वो मर जाएगा और वो चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा ढूंढता है। शुक्र है कि यासुशी की नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है जिससे वो जिंदा रह सकता है। ये उसके लिए काफ़ी नहीं है और वो सचमुच चाहता है कि लियम फेल हो। वो खुद को समझाता है कि इंसान तब सबसे ज़्यादा फेल होता है जब वो सफलता के कगार पर होता है। इसलिए वो इंतज़ार करेगा जब तक लियम लगभग सफल ना हो जाए ताकि उसकी बदकिस्मती ज़्यादा हो। महल में अमाजी आकर लियम को बताती है कि इंपीरियल आर्मी अपने पुराने हथियारों को फेंकने की सोच रही है। चूंकि उन्हें सेकेंड हैंड हथियार चाहिए, इंपीरियल आर्मी से खरीदना अच्छा रहेगा। ये डील लियम को पसंद आती है लेकिन इसमें एक शर्त है, शर्त जो गाइड की चाहत का हिस्सा हो सकती है। शर्त यह है कि उसे इंपीरियल आर्मी के कुछ सैनिकों को भी लेना होगा।
बेवकूफ़ सैनिकों को लेना उसके लिए नुकसानदायक है। लेकिन अमागी सलाह देती है कि ये सैनिक शिक्षित हैं और अच्छे होंगे, तो वो डील आगे बढ़ाता है। गाइड देखता है, उम्मीद करता है कि सैनिक उसके खिलाफ बगावत करेंगे और ये उसकी सबसे बड़ी हार होगी। उंगलियां क्रॉस्ड हैं कि क्या होगा। अगले दिन यासुशी हैवी हैंगओवर के साथ उठता है। वो पीने का पछतावा करता है, लेकिन उसे पछताने का वक्त नहीं मिलता जब नाइस उसे देखने आती है। उसके आने की अपनी वजह है। वो लियम के बारे में जानना चाहती है ताकि वो अपनी अजीब हथियारों की बिक्री कर सके। दूसरी ओर यासुशी सोचता है कि वो उसे पसंद करती है और वो अच्छा लग रहा है। उम्मीद है वो आईने में देखेगा। उनकी बातचीत भ्रम और बेवकूफ़ी से भरी होती है। आखिरकार वो पूछती है कि लियम का क्या शौक हो सकता है। वो चीज़ जो अगर वो लियम के सामने करे तो भले ही वो उसके हथियार में रुचि ना ले, फिर भी खरीद ले, लेकिन वो सीधे नहीं पूछती। यासुशी सोचता है कि वो उससे पूछ रही है कि उसे औरत में क्या पसंद है। वो बात टालने की कोशिश करता है ताकि अपना शौक ना बताए, लेकिन वो बहुत जिद करती है। वो सोचता है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती, तो वो बता देता है। वो बताता है कि उसे छोटे और खुलासा स्कर्ट पसंद हैं, चमकदार अंडरवियर, टाइट सूट और स्टॉकिंग्स का कौन सा टाइप पसंद है। वो ये सब नाइस के लिए बताता है। नाइस समझती है कि वो लियम के बारे में बता रहा है, तो वो सुझाव लेती है और लियम से मिलने निकल पड़ती है। वो ग्लैमरस लग रही है, छोटे और टाइट स्कर्ट में, चमकदार अंडरवियर और टाइट सूट में, लेकिन लियम को उसकी मौजूदगी पसंद नहीं आती। वो माई जितनी भी अच्छी नहीं लगती, तो वो उसे क्यों पसंद करेगा। वो सब कुछ हिलाने की कोशिश